इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय भाग 7, जिसमें हम नस्ली कल्पना लोक जिसको बोलते थे यूटोपिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप क्रियाकलाप देखो। अगले 2 पन्नों को देखिए और एक संक्षेप में ऐसे लिखना है, कुछ लिखना है कि दोनों पन्ने में क्या बताया जा रहा है। आपके लिए नागरिकता का क्या मतलब है। अध्याय 1 एवं 3 को देखें और 200 शब्दों में बताएं कि फ्रांसीसी क्रांति और नात्सीवाद ने नागरिकता को किस तरह परिभाषित किया है। नात्सी जर्मनी में अवांछितों के लिए न्यूरेमबर्ग कानूनों का क्या मतलब था। उन्हें इस बात पर एहसास कराने के लिए कि वह अवांछित हैं, कौन कौन से कानूनी कदम उठाए गए थे। इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप एग्जाम के लिए करो चाहे क्लास के लिए करो, अपने सहूलियत के लिए करो, अपने लिए करो, अपने सीखने के लिए करो। युद्ध के साये में नात्सी अपने कातिलाना नात्सीवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए कि अब नया विश्व बनाएंगे जैसा हम चाहते हैं। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के 2 पहलू थे, क्योंकि आप जनसंहार करो चाहे युद्ध करो, दोनों में लोगों का मरना तय है। इसलिए एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया, पूरा तरह बर्बाद। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया, ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सकता है। कहा? पोलैंड में। गांव के गांव को लोगों को खदेड़ दिया गया कि वहां पर लोगों को बसा दिया जाएगा, अपने लोगों को। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया जाता था, जहां पर इन लोगों का एक सेट जगह बनाया जाता था कि यहीं पे इनको पोस्ट देना है। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को, मतलब जितने भी अवांछित सामान हो चाहे जीव हो, उनको जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। जो विरोधी थे उनको बहुत बड़े पैमाने पर मारा गया, चाहे जो अछूत थे उनको भी। यहाँ पर हिंदुस्तान में अछूत बोलते हैं, वहां पर अशुद्ध बोलते थे, तो अशुद्ध लोगों को भी मारा गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को वैदिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने के लिए चली थी, कि इनको वैदिक और आत्माधिक मतलब ठीक से पूरा गुलाम बना ही लेना है, चाहे वो बौद्धिक तौर पर बने चाहे आध्यात्मिक तौर पर बने, लेकिन बनाना तो है। आर्य जैसे जितने भी लोग दिखाई देते थे, आज भी देखोगे जो नेपाल साइड में आप बिहार में चले जाओ तो लगेगा कि नेपाली बिहारी एक ही है, ऐसा लगता है, क्योंकि दोनों का शक्ल एक ही जैसा दिखता है। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञ के पास पहुंचा दिया जाता था, जो बताता था कि ये कौन सा नस्ल का है, अच्छा नस्ल का है कि खराब नस्ल का है। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवार में पाला जाता था। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता था, जहां उनमें से ज्यादातर को मर जाते थे। क्यों ज्यादातर मर जाते थे? कुछ वहां पर उन लोगों का था मारने उड़ने का। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटो, देखो यहाँ पर घेटो बना हुआ है, विशालतम घेटो और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए वहां यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। अब देखो, ये है आपका गैस चैम्बर, जहां पर लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसका अंदर डाल दो और गैस छोड़ो इसका अंदर, लोग तरफ तरफ कर मरेंगे। ढोलक पीट पीट कर इसको बजाते थे। अरे कोई भी मरेगा तो छटपटेबे करेगा। देखो ट्रेन के पटरी जैसा है, जहां मन करे वहां पर ले जा सकते हैं। यहूदियों को गैस चैम्बर तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी, ये
वहां तक ले जाने के लिए एक पैसेंजर नहीं, इसको मालगाड़ी बोलते हैं, मालगाड़ी बनाया जाता था। मौत का सिलसिला धीरे धीरे जानते हैं कैसे कैसे मौत का सिलसिला था। पहला चरण बहिष्कार 1933 से 1939। हमारे बीच तुम्हारे नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है। ये जो कुर्सी दिख रहा है यहाँ पर आर्य बैठ सकते हैं, लेकिन बाकी जात की औकात, बाकी किसी भी समुदाय की औकात नहीं थी कि वहां पर बैठ जाए। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935। आज के समय में तो हिंदुस्तान का लोग जाकर वहां पर बसता है और जहां मन करता है वहां बैठता है। औकात है किसी को जर्मनी को बोल देवे। जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक लोग होते थे। उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। अब जो जर्मन लोग होंगे तभी उनको जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। यहूदियों और जनरलों के जितने भी थे यहाँ, यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी। यहूदी और यहाँ पर जर्मनी के लोग विवाह नहीं कर सकते थे। जिस तरह हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू विवाह पर रोक लगा था, इसी विवाह पर रोक लगाने के लिए बजरंग दल अस्तित्व में आया था। हिंदू और मुसलमान विवाह को रोको। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवादेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया जाता था। यहाँ पर देखो, विवाहेतर मतलब अगर विवाह किया गया है, जर्मनी और यहूदियों के बीच में विवाह हुआ है, तो उन संबंधों को अपराध माना जाता था कि वो अपराधी हैं। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। यहूदी वहां पर राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहरा सकते। जर्मनी में अन्य कानूनी उपाय, यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार, यहूदी वहां पर व्यापार नहीं कर सकते हैं। सरकारी सेवाओं से निकाला जाना, सरकारी सेवा भी नहीं मिलता था। यहूदियों की संपत्ति की जब्त और बिक्री, उनको जब्त करके बेच दिया जाता था। इसके अलावा नवंबर 1938 के बीच जनसंहार में यहूदियों की संपत्ति को तहस नहस किया गया, लूटा गया, उनके घरों पर हमले किए गए। यहूदी प्रार्थना घर, जिसको चर्च बोलते थे, जला दिया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। आज भी, पहले भी जानते थे, आज भी इसी नाम से जाना जाता है। यह नाइट फॉर ब्रोकन ग्लास। चित्र 16 में ये पार्क में रखी बेंच केवल आर्यों के लिए है। ये 15। इस सकेंद्र पट में ऐलान किया जा रहा है कि उत्तरी समुद्र स्नान क्षेत्र यहूदियों से मुक्त है। उत्तर में जो समुद्र है वहां पर यहूदी जाकर स्नान भी नहीं कर सकते, ना ही समुद्र में जाकर पैर भी धो सकते हैं। कुछ ना, बेटा जहां पर हो वहीं पर रहो, ऐसा ही नियम था। चित्र 17। मेरे पास बेचने के लिए बस यही है। घेटों के लोगों के पास जीने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो लोग मरना ही सही समझे। दूसरा चरण, जिसको बोलते थे दरबाबंदी, ये इसी को बोलते थे घेटोआइजेशन। हिंदी में उसको दरबाबंदी, जेल समझ लो एक तरफ से। 1940 से 44। तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है। सितंबर 1941 से सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे, मतलब एक बैच लटका कर रखेंगे कि हम यहूदी हैं। उनके जितने भी पासपोर्ट थे, तमाम कानूनी दस्तावेजों को घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया कि ये यहूदी है। आज उसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने अपने घरों के सामने। यहाँ पर क्या था, पहचान छाप दिया जाता था कि हम ये पोस्ट के हैं, हम ये जाति के हैं। आज वही सिलसिला हिंदुस्तान में भी अपनाया जाता है। हर पढ़े लिखे बेवकूफों के घर के आगे उनका नेम प्लेट लगा रहता है कि हम ये अधिकारी हैं, डॉक्टर ये फलना, अधिवक्ता ये, जज साहब, डीएम, सीएम, पीएम। तो ये जर्मनी का ही एक तरह से रूल है, लेकिन पीएम निवास के आगे नहीं लिखा रहता है कि पीएम निवास है,
क्योंकि सब किसी को मालूम है कि पीएम निवास है, लेकिन कक्ष के बाहर भी नहीं लिखा जाता है कि ये पीएम का कक्ष है। अंदर लिखा जाता है प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी, उसके इधर उधर नहीं मिलेगा। लेकिन आप चले जाओ जो पढ़े लिखे, इंग्लिश पढ़े लिखे इडियट हैं, उनके पास वो क्या करते हैं, घर के आगे बड़े अक्षर में लिखेंगे सिंघानिया, पासवान, यहूदी, यहूदी नहीं, यहाँ पर राजपूताना, राजपूत, डोम चमार, डोम चमार नहीं लिखा जाता है, लेकिन बड़े बड़े ब्राह्मण ये सब लिखते हैं लोग, पठान, श्रीवास्तव, ये सब हिटलर का ही देन है कि ये लोग लिख कर रखता है, नहीं तो कहाँ था पहले ये सब। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्रों में लोदज एवं वर्साय जैसे घेटो बस्तियों में कष्टपूर्वक और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। बहुत बुरा हाल था। ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटो में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया जाता था। कुछ ही समय में घेटो बस्तियों में वंचना भुखमरी गंदगी, वंचना बीमारी है, भुखमरी गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। वहां पर पूरा बीमारियों से पूरा लोग भर पड़ा था और पूरा बस्तियों में कूच कूच कर लोग को भरा जाता था। आज समझ लो मुंबई में धारावी, वैसा ही हाल था एक तरह से। मुंबई में धारावी, दिल्ली में चला जाओ तो चांदनी मार्केट में चल जाओ, और लाल किला के पीछे पटना में आ जाओ, वहां पर जो पटना राजधानी, आप जगह मेरे को नहीं याद आ रहा है नाम, नहीं तो बताते हैं। हैदराबाद में तो मेन चेंबर के बगल में है। तीसरा चरण सर्वनाश 1941 के बाद क्या हुआ था, उनमें जीने का अधिकार नहीं, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं, ऐसा लोग बोलते थे। चित्र 18 भागने की कोशिश में मौत, यातना गिरी के चारों तरफ लगी तारों में करंट दौड़ता था, छुओ मर जाओ। चित्र 9 गैस चैम्बर के बाहर कपड़ों के ढेर, क्योंकि गैस चैम्बर में लोगों को मार दिया जाता था। कैसे? कपड़ा तुमको खुलवाया जाएगा, वहीं पे तुमको लंगे भेजा जाएगा गैस चैम्बर में, मरोगे, उसके बाद से गैस को बंद करके, गैस को रिलीज करके, तब वहां से निकाल कर गड्ढा खोल कर आपको दफना दिया जाता था। और ये कपड़ा जो है, ये कपड़ा को बेच दिया जाता था लोगों को पहनने के लिए। उस समय भी पैजामा हुआ करता था, कटिंग वाला कुर्ती हुआ करता था, धोती हुआ करता था। धोती तो हम लोग पहनते थे, वो लोग पैजामा पहनते थे, जिसको पतलून बोलते थे। वो लोग जो जेल में पहना जाता है वही वो लोग का पहनने का ड्रेस था। समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में ले जाया जाने लगा। वहां पर मौत का कारखाना भी था। पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से बेल्जेक, ऑस्विट्ज, सोबिबोर, त्रेबलिंगा, चेलमनो तथा मैदानेक में उन्हें गैस चैम्बर में झोंक दिया गया। ये जगह था वहां पे बेल्जेक, ऑस्विट्स, सोबिबोर, त्रेबलिंग का, उसके बाद से है चेलमनो तथा मैदानेक। ये जगह था, वहां पर गैस चैम्बर बना हुआ था जहां उनको डाला जाता था। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते मौत के घाट उतार दिया जाता था। और मौत के घाट उतारना ही उसका मतलब मकसद नहीं था, वो इसलिए उतारते थे क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट में जो जिंदा रह गया, मर गया तो मर गया, कौन बाप की जाता है। ये देखो जूते का ढेर लगा हुआ है यहाँ पे। चित्र 20 एक यातना गृह, यही उसके बीच का रास्ता है। 21 एक यातना गृह कैमरा मौत के मैदानों को भी खूबसूरत बना सकता है। ये जो कैमरा है मौत के मैदानों को भी खूबसूरत बना सकता है। जैसे में आप देख सकते हैं वहां पर बीच में सब लकड़ी गाड़ा हुआ है, उसमें कटरीली पर तार लगा है, उसमें करंट जा रहा है। 22 नंबर
अंतिम समाधान से पहले कैदियों से छीने गए जूता भी छीन लिया जाता था, कपड़ा भी उतार लिया जाता था। भाई तुम नंगे जाओ, तुम मरना है ना तो नंगे जाकर उनको गैस चैम्बर में भर दिया जाता था। अगला है नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, कि नया जर्मनी जो था उसमें युवाओं की क्या स्थिति थी, इसके बारे में हम भाग 8 में पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आया होगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो आप फीडबैक दे सकते हैं कि क्या क्या चीजों के सुधार इसमें किया जा सकता है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।